डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, 26 अप्रैल को जो लॉन्ग क्वेश्चंस का टेस्ट लॉन्ग टेस्ट था, मतलब लॉन्ग टेस्ट के अंदर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स, सब टेस्ट था। और टेस्ट इस तरीके से लिया गया, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनाया गया जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा। सो बेटा, जैसे आपने छोटे छोटे टेस्ट दिए एक एक यूनिट्स के करके, उससे आपको वो जो पीडीएफ थी दैट इज़ ओनली फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों की एक ही कमेंट बार बार आ रहे हैं कि मैम अगर सिर्फ पीडीएफ कर ले क्या फुल मार्क्स आ जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज पीडीएफ के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर हो गया। सो पंजाब बोर्ड कभी भी बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पेपर सेट नहीं करेगा। पेपर जब भी सेट होगा उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि 20%, मतलब कि 35 में से 20 मार्क्स का पेपर आपका आ गया सिंपल क्वेश्चंस, और 10 to 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ गया वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है। डिफ़िकल्ट नॉट इन द सेंस कि बहुत हाई लेवल होगा, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेना एक्सेट्रा। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर के अंदर। सो पंजाब बोर्ड के बेटा जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे, सो पीडीएफ सबसे पहले ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 से 25 तक आपके डेफिनेटली पीडीएफ में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब 10 और 15 मार्क्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ वहाँ से, सो उस तरीके का जो मैंने 35 मार्क्स का आपका पेपर सेट किया है जो हमारा 26 अप्रैल को था, सो इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि अगर आपने सिर्फ पीडीएफ को लर्न किया, पीडीएफ वाले क्वेश्चंस को लर्न किया, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अगर सिर्फ पीडीएफ पर डिपेंड करोगे, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओगे, डेफिनेटली पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, लेकिन 30+ मार्क्स लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब आपको मेन बुक पढ़नी ही पड़ेगी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल बी द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज बी इफेक्टेड। इमेज और इंटेंसिटी ऑफ इमेज को क्या होगा इफ़ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक। अगर आपने मिरर के हाफ सरफेस को क्या कर दिया, लोअर हाफ को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। मान लीजिए ये आपके पास मिरर है और मिरर के पास सामने आप खड़े हो, इसका मतलब यहाँ पर आपकी इमेज जो है मिरर के अंदर दिखाई देगी। अब मिरर को क्या कर दिया, यहाँ से पेंट कर दिया। अगर पेंट कर दिया इसका मतलब क्या आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? क्या जो आपका ऊपर फेस दिख रहा है क्या वो दूर या नज़दीक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जिस पोजीशन पे पहले था सेम पोजीशन पे भी अभी भी है। इसका मतलब पोजीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी द सेम रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले पूरी मिरर के ऊपर रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही थी, रिफ्लेक्ट बैक होकर आप लोगों को दिख रही थी। अब क्या हो गया, हाफ पे तो ब्लैक पेंट ही हो गया, हाफ सरफेस के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड। क्लियर हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन पे आए, डिफाइन डिस्पर्जन पावर। बेटा डिस्पर्जन पावर या डिस्पर्सिव पावर बोथ आर सेम थिंग। मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, दोनों डेफिनेशंस में जो आपको इजी लगे आप वो सिंपली लिख सकते हो। द dispersive power of a matter of a prism is defined as a ratio of angular dispersion, angular मतलब कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R ऑफ एनी 2 कलर्स, किसी भी 2 कलर का ले लो, मैंने वॉयलेट और रेड कलर का ले लिया, टू बी डेविएटेड सफर्ड बाय अ मीन लाइट या मीन वेवलेंथ से जो सफ़र करेगा, मीन डेविएशन मतलब कि डेल्टा, ठीक है, जो डेल्टा से डेविएट करेगा उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर या डिस्पर्जन पावर। नेक्स्ट आ जाओ, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? एक ऐसा पोटेंशियल है, सो दिस इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड ऑफ द फोटोसेल। फोटोसेल के ऊपर जो एनोड है आपका, 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, जहाँ पे जाके आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नहीं बनेगा, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जाकर क्या हो जाएगा, 0। जब भी आपका
एनोड के ऊपर ज़ीरो वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, वहाँ पे और करंट प्रोड्यूस ना हो पाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स को कौन होल्ड करके रखता है, दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्सेस। सो आप सिंपल एक लाइन के अंदर आंसर लिख कर आओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या है? पोटेंशियल बैरियर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन ऑफ एन पीएन जंक्शन। डिप्लेशन रीजन के आसपास जो एक पोटेंशियल डिफरेंस का जो बैरियर बन जाएगा, ठीक है। सो उस पीएन जंक्शन के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जहाँ पर जाके वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, एक बैरियर बन जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा सकते हैं, ना होल्स इधर उधर जा सकते हैं। सो उसे बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब है सेकंड, हाउ डज द पोटेंशियल बैरियर चेंजेस व्हेन द पीएन जंक्शन इज अ रिवर्स्ड वाइज। रिवर्स वाइज क्या है? जब आपने नेगेटिव टर्मिनल को किसके साथ जोड़ दिया, पी के साथ, पी मतलब होल्स के साथ, एन को जब कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ, मतलब एन को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को पी के साथ, ये बन गया आपका रिवर्स वाइज। अगर आप पोटेंशियल बैरियर मतलब सेंटर वाला ये जो बैरियर है क्या करेगा, हाउ डज द पोटेंशियल बैरियर चेंज। पोटेंशियल बैरियर कैसे चेंज होगा अगर पीएन जंक्शन आपका रिवर्स वाइज होगा। रिवर्स वाइज अप्लाई टू अ पीएन जंक्शन डायोड राइज द पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही आपका रिवर्स वाइज आप अप्लाई करेंगे, आपके पीएन जंक्शन डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा, बिकॉज पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड विद अ नेगेटिव टर्मिनल एंड पुल्स द होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। और जंक्शन से बाहर की तरफ आपके जो होल्स हैं वो मूव करेंगे। यहाँ पे क्या था, पी टाइप, और पी किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ध्यान से पढ़ो, अगर पी टाइप मटेरियल है विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पी किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एंड पुल्स द होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो जंक्शन से होल्स दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने होल्स के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पे जो एन टाइप मटेरियल है वो कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल कन्वेक्स लेंस। सिंगल कन्वेक्स लेंस मतलब कि सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीफिकेशन। सिंपल कन्वेक्स लेंस मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप। सो उसकी वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। व्हाट इज डी, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज एफ, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। इसी के साथ आपको ऑप्शन थी न्यूमेरिकल के अंदर, इट मीन्स यू कैन आइदर राइट थियोरी क्वेश्चन और अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस। ये रहा आपका डबल कन्वेक्स लेंस, उसकी एक वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ कितनी है F कितनी है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वी हैव टू फाइंड म्यू। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 F गिवन हो, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। सो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। F गिवन है, R1 R2 B गिवन है, सिंपल वैल्यूज पुट करें। R1 कितना गिवन है आपके पास 10, R2 कितना गिवन है -15, F इज़ अ कन्वेक्स लेंस है, दैट इज़ वाई 12 सेंटीमीटर। सो F की वैल्यू 12 पुट करें, R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू -15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये सेंटर में प्लस। याद रखो जब भी कन्वेक्स लेंस आएगा लेंस मेकर फॉर्मूले में R1 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और R2 ऑलवेज नेगेटिव होगा। सिमिलरली कनकेव के केस में उल्टा होगा, कनकेव के केस में R1 ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। बहुत कम न्यूमेरिकल आएगा पंजाब बोर्ड के अंदर कनकेव
का जो लेंस मेकर फार्मूला है, बिकॉज लेंस मेकर फार्मूला हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि कनकेव का लेंस मेकर फार्मूले का न्यूमेरिकल आ जाए। सो इसलिए दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। सो जैसे वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करी, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया आपके पास 30, सो आ गया 30। सो इसे सॉल्व कर लो, ऊपर आ गया 3 + 2, सॉल्व किया 5/30, 5 1 5, 5 6 30। ठीक है जी। सो 6 को उस तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 6 / 12, 6 / 12 = μ - 1। ठीक है, ये टर्म आ गई। सो कटिंग करके आ गया 1/2, -1 को दूसरी तरफ लेके जाओ +1, सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 3/2 या फिर 1.5। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। डन जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली पीडीएफ में मेरे माइंड से स्किप हो गया कि पिछले 10 सालों में बेटा ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा सिवाय एक्यूरेट के। ठीक है, एक्यूरेट की बुक ने क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बीच में ऐड करा है, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेन बुक्स में ही ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से इसे ऐड करा गया और पिछले 3 सालों से ही फिज़िक्स का पेपर नहीं हुए। 2019 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, 22 अब आपकी बारी है, आपके बारी में ही ये पेपर होगा। सो होपफुली कि बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट 100% में से आप मान के चलो कि 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो बहुत अच्छे से लर्न कर लो। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट विच कंटेन्स एन इंटेग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो डी ब्रॉगली है क्या चीज़, जिसने स्टेशनरी ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इज दैट विच कंटेन्स एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, जो बहुत सारे इंटेग्रल मल्टीपल मतलब बहुत सारे नंबर्स की जो वेवलेंथ है एसोसिएट करेंगी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, अगर हम लोग nth ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत से ऑर्बिट्स की ये बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr, क्योंकि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं 2πr। सो 2πr आ गया, इसका मतलब 2πr किसके इक्वल होगा, जितनी उसकी वेवलेंथ होगी और nth ऑर्बिट की। सो दिस इज n लैम्डा। अदरवाइज लैम्डा किसके इक्वल है, h / mv। सो लैम्डा की जगह पर n की जगह पर n लिख दो और h की जगह लैम्डा की जगह पर क्या लिखो, h / mv। ठीक है जी, अगर इसके पैर में n लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो आप स्किप भी कर सकते हो। सो mvr एक तरफ ले जाओ और 2π दूसरी तरफ ले जाओ, ये आ गया nh / 2π। So this relation show that the angular momentum of a revolving electron in the nth orbit must be integral multiple of h / 2π। Hence ये चीज़ें ही हमने प्रूव कर दी कि सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ गिवन द डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर द सेकेंड पोस्टुलेट, जो सेकेंड पोस्टुलेट था h / 2π, इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन मतलब बोला गया कि एक्सप्लेन करो। सो इस तरीके से ये आंसर आया। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट है, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एट रेस्ट, particle of mass 9 × 10⁻³ - 31 kg and moving with speed 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले देख लो मास गिवन है और दिस इज़ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h / mv। व्हाट इज h, h इज 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 9 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 1.5 × 10⁻8। ठीक है जी, ये सारी कैलकुलेशन इसे सॉल्व करो, वी गेट 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर।
सो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, दैट इज़ वाई मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन लाइट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव सर्फेस। आपके पास एक पर्टिकुलर कोई फोटो सेंसिटिव सर्फेस है, वहाँ से ग्रीन लाइट जब आपने फॉल करवाई देन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, बाहर निकल गए। येलो लाइट डज नॉट, येलो लाइट ये काम नहीं कर पाई। what will happen in case of a red and a violet light gives reason। so आपके पास अब रेड लाइट है और वायलेट लाइट है, आपने बताना है कि रेड लाइट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वायलेट लाइट करेगी या नहीं करेगी। आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा विबग्योर, पढ़ी है ये चीज़, GYOR। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है कि ग्रीन लाइट ने इजेक्ट कर दिया, ग्रीन लाइट ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, लेकिन येलो लाइट ने नहीं करा। सो चलिए, द फोटो इलेक्ट्रिक कैन emit from a metal surface if the frequency of incident radiation is surface if the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency। फर्स्ट लाइन के अंदर सिंपल लाइन लिखी है कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो आपने लाइट फॉल करवाई है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है देन आपके इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में से बाहर जाएंगे, अदरवाइज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी लेस होगी देन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। मोर देन द ग्रीन लाइट फॉर द गिवन सरफेस, जैसे ही आपने उसको ग्रीन लाइट दी, ठीक है, ग्रीन लाइट ये रही ग्रीन लाइट, देन इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। एज फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वायलेट इज अ मोर देन द ग्रीन लाइट, क्योंकि ग्रीन लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो वायलेट लाइट से ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी मतलब बेटा रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। हेंस वायलेट लाइट विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वायलेट की फ्रिक्वेंसी ग्रीन से ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वायलेट लाइट ने काम करेगा। मतलब अगर ब्लू लाइट उस पर फॉल करवाओगे, आई इंडिगो करवाओगे, ब्लू वायलेट लाइट करवाओगे, ये सारे की फ्रिक्वेंसी ग्रीन लाइट से ज़्यादा होने की वजह से ये सारी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में हेल्प करेंगी, लेकिन येलो लाइट ही इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाई। इसकी फ्रिक्वेंसी ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और रेड से ज़्यादा थी। इसका मतलब अगर रेड लाइट आप यूज़ करोगे, जो काम येलो नहीं कर पाया वो रेड कैसे करेगा, क्योंकि रेड की फ्रिक्वेंसी तो येलो से भी कम है। क्लियर हो गई ये चीज़ बात आप सबको? दोबारा से समझो इसको बेटा, ये जो थ्योरी है ना, अगर एज सच लिखना चाहते हो एज सच लिख दो, अगर नहीं एज सच लिखना चाहते सो VIBGYOR, सिंपल लैंग्वेज बेटा, बिल्कुल सिंपल चीज़ समझ लो। ग्रीन लाइट ने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, इसकी ब्लू लाइट वायलेट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रीन से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये 3 के 3 कलर अगर आप यूज़ करोगे देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे। अब येलो लाइट ने बोला कि इमिट नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ग्रीन से कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाया। इसका मतलब अगर आप ऑरेंज और रेड कलर यूज़ करोगे देन ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? सो सिंपल आप लोग थ्योरी को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरी लैंग्वेज ही लिखनी है आपने, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? दिस इज़ लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हमें फोकस करना है। एग्ज़ाम पेपर कहीं से भी आ सकता है। उन्होंने रिम्पल मैम से पूछ के पेपर नहीं डालना कि रिम्पल मैम आपने क्या करवाया बच्चों को, क्या नहीं करवाया। इसलिए हमें सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बेटा 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही डिफ़िकल्टी होती है। 3 और 5 मार्क्स के तो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 1 और 2 मार्क्स अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, देन अगर कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो तो प्लीज़ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज डिफ़िकल्टी लेवल ही 1 और 2 मार्क्स में ऐड करी जाती है। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जाएंगे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन उन्हें आते होंगे। अगर मान लो आप पढ़ के नहीं गए, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, वहीं पर मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। सो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपनी मेन बुक उठाएं, वहाँ से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एक्यूरेट, यूनिमैक्स,
एपेक्स, जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है, कोई एक हेल्पिंग बुक यूज़ करो, बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स यूज़ मत करो। अगर बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स यूज़ करोगे खुद ही कंफ्यूज होगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। सो बी श्योर कि आप अपना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रखें, मेन बुक फॉलो करें और सिर्फ एक हेल्पिंग बुक, बस एक हेल्पिंग बुक से ज़्यादा हेल्पिंग बुक को हाथ मत लगाओ, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सो चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ZE। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, ये जो छोटा सा एरिया बना है, ठीक है, B, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को किसके साथ डिनोट किया जाता है? B के साथ। सो लिखा कैसे जाएगा? ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है बेटा, इसे आपको एज सच लर्न करना होगा, बिकॉज ये कहीं से हमने ड्राइव नहीं करा, अदरवाइज इसकी डेरिवेशन है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। सो आपको एज सच ये जो फॉर्मूला है ये लर्न करना होगा। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चे, नेक्स्ट इज स्टेट द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एंड गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव। इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स एक अलग से क्वेश्चन है जो मे भी आपने ना पढ़ा हो, अदरवाइज स्टेट द लॉज जो हैं वो आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। सो करेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख सकते हो, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, ओबे करेगा एक्सपोनेंशियल डिके लॉ को, सो डिसइंटीग्रेट लॉ भी है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा गामा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर वेरिंग ऑन वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। बेटा प्योर सेमीकंडक्टर भी आ सकता है, मेटल्स आ सकते हैं, इंसुलेटर्स आ सकते हैं। सो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ डिवाइडेड बाई KT। मतलब टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा F की वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, अच्छे से पढ़ के जाना। N टाइप और P टाइप बहुत बार पढ़ चुके हैं, सो आंसर आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक नीडल है 40 सेंटीमीटर जिसकी डिस्टेंस U इज -40 सेंटीमीटर, V गिवन है 80 सेंटीमीटर और आपने पता करना है कि कौन सा लेंस है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा लेंस है? F के साथ। अगर F पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पे क्या होगा बेटा? पॉजिटिव पे होगा आपका कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव पे क्या होगा आपका कनकेव लेंस। यहाँ पे लिख लो कि अगर कन्वेक्स है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर आपका आंसर F का आंसर नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आंसर होगा तो क्या होगा? कनकेव। ठीक है जी, ये चीज़ें लेंस कहाँ से पता चलेंगी? आपकी F की वैल्यू से। सो F को सॉल्व करके देखो, पॉजिटिव में आंसर आया मतलब कि कन्वेक्स लेंस है। और नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज। सो फॉर्मूला लगाएंगे I/O इज V/U। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है M इज H1/H2 इज V/U। सो इट्स योर विश, आप किस फॉर्म में, H की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर I/O की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यहाँ से I की वैल्यू आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सिंपल डेरिवेशन है। सो डेरिवेशन मैं यहाँ पे समझा नहीं रही, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस समझने हो तो प्लीज़ लिंक इसके ऑलरेडी मतलब लेक्चर्स बेटा मैं डिलीवर कर चुकी हूँ। सो बहुत टाइम लगेगा अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गई। सो नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, उसकी डेरिवेशन लिखनी है। अच्छा, डेरिवेशन के अंदर आपने ध्यान देना है कि यहाँ तक सबने लिख के आना है। यहाँ तक अगर रेडियस पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, अकेली एनर्जी पूछी है, यहाँ तक आपको सबको लिख कर आना है। नेक्स्ट है रेडियस एंड वेलोसिटी। अगर आपको रेडियस एंड वेलोसिटी का आंसर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप वो सॉल्व करके आओगे उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप लिख कर आना चाहते हो तो लिख कर आ सकते हैं। अब टोटल एनर्जी जैसे ही आप सॉल्व करोगे, कुछ बच्चों ने यहीं तक आंसर छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ टोटल एनर्जी का ही आर्टिकल आया, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। वैल्यूज़ इसकी पुट करके आओगे देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कैलकुलेशन करना भूल गए इट मीन्स कि आपके मार्क्स कट होंगे। क्लियर हो गया? अगर आया रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी देन कैलकुलेशन मत करके आओ, इतना ज़्यादा लेंथी आपको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ टोटल एनर्जी आए देन ट्राई टू सॉल्व कैलकुलेशन 2। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाओ,
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ अ वेव emitted बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप, गलत यहाँ पे टाइप हुआ है, जंप फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। सो इस तरीके से बेटा आपको आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये इक्वेशन एच म्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 लिखना है। E की वैल्यू कहाँ से आई? E की वैल्यू जो लास्ट आर्टिकल आपने सॉल्व करा ना, जो एनर्जी वाला आर्टिकल है, वहीं से आंसर आएगा me² डिवाइडेड बाई h, 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल आपको एग्जाम के अंदर आया, देन इट मीन्स कि डायरेक्ट वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है जी। सो E2 जब पुट करेंगे, E2 की वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी n मतलब है, आपने वहाँ पे क्या लिखना है, 2 की वैल्यू पुट करनी, मतलब कि E2 यहाँ पे पुट करें me² 8 एप्सिलॉन नॉट n2 स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, n2 स्क्वायर। जब E1 लिखना है देन क्या लिखेंगे, n1 स्क्वायर, ठीक है जी। अब me² 8 एप्सिलॉन नॉट h² इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक आउटसाइड, यहाँ पे h² आना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला h² और ये वाला h जब नीचे चला जाएगा, h² प्लस h² कितना हो गया, h² और h²। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड, सो आ गया h³, यहाँ पे आ गया h³। डन। नाउ व्हाट इज c? c किसके इक्वल है, म्यू लैम्डा, यहाँ से म्यू निकाल लो, दिस इज c ओवर लैम्डा। सो म्यू की जगह पर क्या पुट करने लगे हैं, c ओवर लैम्डा, सो पुट कर दो c ओवर लैम्डा, ठीक है जी। अब c भी दूसरी तरफ ले जाओ, नीचे आ गया c। अब दिस होल टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक कांस्टेंट दैट इज r, बाकी टर्म एज सच है जो ऊपर से आ रहा है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है। वेयर लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन emitted एंड r इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। सो लास्ट के अंदर यहाँ पे लिख दो कि इक्वेशन नंबर, इसे म्यू बार की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो म्यू बार इज इक्वल्स टू r, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। अगर यहाँ तक छोड़ के आना चाहते हो, यहाँ तक लिख दो। अगर आप लैम्डा तक यहाँ तक भी लिख कर आओगे ना, यहाँ तक भी लिख कर आओगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया जी। सो सिंपल सा आर्टिकल और छोटा सा आर्टिकल है और लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है जी। अगर आप छोड़कर भी जाओगे तब भी चलेगा। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ अ करंट विद वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड ऑल्सो ड्राइव देयर सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम आपको प्रॉपर ड्रॉ करनी है और VI करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ग्राफ भी प्लॉट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था मैम फॉरवर्ड वाइज करना है कि रिवर्स वाइज करना है। अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, शोइंग द वेरिएशन यहाँ पे ग्राफ्स नहीं बोला गया, ग्राफ बोला गया है, लेकिन हो सकता है बेटा एक्सटर्नल जो है आपको सिर्फ एक फॉरवर्ड वाइज या सिर्फ रिवर्स वाइज का मार्क्स आपको ना दे। सो ट्राई करो कि दोनों ग्राफ्स प्लॉट कर दो, दोनों सर्किट डायग्राम, क्योंकि उन्होंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है और ड्राइव देयर सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला गया। इसकी थ्योरी पर ज़्यादा फोकस मत करो। अब क्या करो, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लिखना है। सो देखिए, जैसे आपका करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो हैं, फॉरवर्ड वाइज। सबसे पहले लिख दो कि फॉरवर्ड वाइज है क्या चीज़। फॉरवर्ड वाइज वो है जब पॉजिटिव टर्मिनल को P के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को N के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सो ये सारी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बता दो कि फॉरवर्ड वाइज क्या है। उसके बाद आप सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद VI करेक्टरिस्टिक्स, इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। बहुत है, क्योंकि उन्होंने ग्राफ्स ही प्लॉट करने के लिए बोला गया है। सो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट्स में अब लिख दो कि नी वोल्टेज क्या है, लाइक हेडिंग्स बना दो कि दिस इज़ द नी वोल्टेज, ये लो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, ये वाला पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रिवर्स वाइज क्या है, रिवर्स वाइज में क्या है, P सेशन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो तो रिवर्स वाइज बन जाएगा। सिमिलरली इसकी डायग्राम बना दो और ग्राफ बना दो, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, या सिंपल इसमें क्या है, जिनर डायोड, जिनर वोल्टेज क्या है, बस मेन चीज़ें लिख दो और दोनों ग्राफ्स अच्छे से बना दो, बस बहुत है, ठीक है। डेफिनेशन लिख दो और ग्राफ्स बना दो और उसके बारे में हल्का फुल्का 2-4 लाइंस लिख दो, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। आपको 3 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर देयर नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल। मतलब 1 मार्क्स की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, नेसेसरी कंडीशंस 1 मार्क्स की, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन 1 मार्क्स की, और बेटा डायग्राम चेक कर लो, ठीक है। एक्यूरेट की बुक के ऊपर जो आपकी डायग्राम है ना, अगर आप एक्यूरेट की बुक फॉलो कर रहे हो प्लीज़ वो डायग्राम मत बनाओ। वो डायग्राम में क्या है कि रेज ऑफ लाइट इतनी अच्छी शो नहीं करी गई, सो ये वाली डायग्राम बनाओ, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन रिलेशनशिप, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की जो एक्सप्रेशन है वो लिखना है। अब देखो डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, इसकी डायग्राम आपको बनानी होगी। देन इसकी एक्सप्रेशन करेंगे फ्रिंज विड्थ का। सो सिंपल, आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखनी है, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, और ये रही आपकी डेरिवेशन, ठीक है जी। सो डेरिवेशन एक्यूरेट की बुक पे बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही मैंने अपनी जो मेरा खुद के नोट्स हैं उसमें भी डिटो सेम है, सो दैट इज़ वाई मैं डायरेक्ट यहीं से शो कर रही हूँ, ठीक है जी। सो इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और आपको ऐसे ही लिख कर आना है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, प्रैक्टिस करें अगर नहीं आता। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच।